आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सिविक्स का आपका सेकंड चैप्टर, जो कि जिसका नाम है फेडरलिज्म। राइट, तो अब हम वैसे तो आप बहुत कुछ इस चैप्टर का जो है पावर शेयरिंग चैप्टर करके आप इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हो। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि आपको पावर शेयरिंग जब आप समझ गए हो तो ये फेडरलिज्म भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग से ही मतलब आपको काफ़ी हद तक फेडरलिज्म का एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। लेट अस सी किस तरीके से क्लियर हुआ है। राइट, तो फेडरलिज्म चैप्टर हम करने वाले हैं इसमें, और हम जानेंगे कि जो फीचर्स फेडरलिज्म के होते हैं, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं, क्या इंडिया में भी उस तरीके के फीचर्स पाए जाते हैं? तो क्या हम इंडिया को भी फेडरल जान सकते हैं, मान सकते हैं इंडिया को भी फेडरल? तो इन फीचर्स के बारे में ज़रा डिटेल में देखेंगे, और फिर हमारे जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो गवर्नमेंट को, जो मेन गवर्नमेंट को मदद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने में, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर फेडरलिज्म। सबसे पहले जैसे हम हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो इसका बेसिकली हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? सी, it is characterized by or constituting a form of government in which the power is divided between one central and several regional authorities. That means one will be your central authority and several regional authority, having or relating to a system of the government in which several states form a unity but remain independent in their internal affairs. Right, थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि स्टार्ट है, तो जैसे जैसे आप फेडरलिज्म में आगे जाते जाओगे आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आप फेडरलिज्म को ये समझिए कि इट इज डिवीजन ऑफ पावर्स, जो हमने बेल्जियम की रेफरेंस में किया था ना। तो डिवीजन ऑफ पावर्स, जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या डिफरेंट नॉट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सॉरी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को शेयर किया जा रहा है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को लेकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया गया है, तो उसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जहां पर पावर्स एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं किए जा रहे, इट इज बीइंग डिवाइडेड अमंग्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में किया था ना, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था, एक वर्टिकल पावर शेयरिंग था, और उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राइट, सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, होते हैं। क्लियर? थोड़ा सा इसकी डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली फेडरलिज्म में होता क्या है। तो आप ये देखिए कि हम सबसे पहले चलते हैं अपने बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल्स पे। आपको याद होगा कि एक कंट्री ने मेजॉरिटरिज्म का मॉडल अपनाया था और एक कंट्री ने अकोमोडेशन का मॉडल अपनाया था। मेजॉरिटरिज्म, वही बात दोबारा से आ गई कि रूल बाय मेजॉरिटी, जहां माइनॉरिटी को वो एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे। सिन्हालीज जो है तेलुगु तमिल स्पीकर्स और जो श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स थे, उनको अकोमोडेट करने को तैयार नहीं थे, सो दे वेंट फॉर मेजॉरिटरिज्म मॉडल। क्लियर? ऑन द कॉन्ट्ररी जो बेल्जियम था उसने लिया अकोमोडेशन मॉडल। अकोमोडेशन मॉडल के क्या फीचर्स थे अगर आपको याद हो? आपको याद है कि अकोमोडेशन मॉडल में सबसे पहला फीचर तो यही था कि सेंटर में दोनों ही कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। सेकंड फीचर पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकंड फीचर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो यही आपका फेडरल फॉर्म का जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी देयर, और दोनों ही गवर्नमेंट जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम करेगी। अब वो इंडिपेंडेंट कैसे बनाई गई है, किस तरीके से उनके पावर्स को डिवाइड किया गया है, वो हम आगे जब फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको आपने समझना है कि जहां पर वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, यूनिलेटरली कुछ भी नहीं हो रहा है, जहां पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? अब फेडरल स्ट्रक्चर का एक्चुअल प्रोविजन क्या था? आप देखिए, जो ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना,
ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से इस फेडरलिज्म के फीचर्स को इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है। अदरवाइज आप देखिएगा कि फेडरलिज्म की जो गवर्नमेंट है in which the power is divided between the center authority and the various constituent units. Various constituent units क्या होते हैं? जो दूसरी फर्दर मतलब लेवल्स हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए छोटे छोटे लेवल्स डिवाइड कर दिए गए। अब वो लेवल्स कितने छोटे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो बात की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑफ द कंट्री यूजुअली द फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो जो आपका जो कनाडा का एक्चुअल मॉडल था उसमें फेडरलिज्म के सिर्फ 2 ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। एक है आपका एपेक्स गवर्नमेंट जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और एक उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ओरिजिनल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एपेक्स, एंड बीच में आपका जो उसके नीचे जो छोटा लेवल आएगा वो आएगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जब को एग्जिस्ट करती हैं तो उसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारे यहाँ भी है ना, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो उसका क्या काम रहता है? इट वर्क्स फॉर द इंटायर कंट्री। वो जो भी रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशंस जो भी बनेगी उनकी, वो इंटायर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, एंड द अदर्स आर द गवर्नमेंट एट द लेवल provinces or the states that look after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of government enjoy their power independent of one another. That means कि आपके स्ट्रक्चर में आपकी सबसे ऊपर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के अपने अपने स्फेयर्स हैं, अपने अपने डिवीजन ऑफ पावर्स है। वो हम फर्दर जब डिटेल में करेंगे तो आपको मैं क्लियरली बताऊंगी कि कितने सब्जेक्ट्स किसके अंडर आते हैं और सब्जेक्ट्स होता क्या है। क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक स्फेयर है जिसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट वर्किंग अपना एक जोन है जिसमें ये पावर्स को अपने पावर्स को एक्सेस करती हैं। क्लियर? तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट वेयर different levels of government exists at different levels, and they are independent to one another. They are not subordinate to one another. कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पब्लिक की तरफ बनती है, एक दूसरे की तरफ नहीं बनती। आई होप आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country. Usually a federation has 2 levels of the government. तो actual feature जो federation का था, जो federal form of government का था, originally उसमें सिर्फ 2 levels का जिक्र किया गया है, central government and state government. Clear? नेक्स्ट आप देखेंगे कि वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज आप देखिए जहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। क्लियर? दिस इज ऑल गिवन इन योर बुक। नाउ लेट अस कंट्रास्ट बिटवीन, अभी एक इस पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अब देखिए मैंने आपको बताया है लास्ट में कि भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को के बारे में जिक्र करती है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? लेकिन जब आप इसे अडॉप्ट करते हो, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट किया है, तो आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रखनी है, क्योंकि अगर आपकी कंट्री का साइज बहुत बड़ा है तो आप दो गवर्नमेंट से प्रॉपर एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हो अपनी कंट्रीज को, तो आप उसमें एक थर्ड टायर भी जोड़ते हो। आप देखो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, उसको स्पेशल टास्क दिया हुआ था। क्लियर? तो ऐसे ही आप इंडिया का अगर फेडरल स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में आप क्या पाओगे कि हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में आप सबसे ऊपर देखिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है,
उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है। क्लियर? अब यहां तक आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है अपनी वर्किंग में, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है अपनी वर्किंग में, इनके रोल, इनकी पॉलिसीज कंसर्न्स सम अदर मैटर्स, और इनका कंसर्न रहता है स्टेट के रिगार्डिंग। ये बनाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन विद रेफरेंस टू द इंटायर कंट्री। क्लियर? इसके नीचे हमारा जो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, हमारी कहा जाता है ना कि हाउ मेनी टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट डू वी हैव इन इंडिया, तो हम कहते हैं थ्री टायर गवर्नमेंट, राइट? तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया है, थर्ड टायर, जिसको कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर है? और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, जिस भी जगह काम कर रही है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आगे दो पार्ट्स होते हैं, वन इज फॉर रूरल एरिया एंड वन इज फॉर अर्बन एरिया। क्लियर? आपका जो रूरल एरिया में गवर्नमेंट रहती है वो रहती है पंचायत, और आपके जो अर्बन एरिया में गवर्नमेंट रहती है वो रहते हैं म्यूनिसिपल कमिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फेडरलिज्म में सिर्फ दो ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि अब देखिएगा इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री। क्लियर? कनाडा भी आप देखिएगा साइज में कितना बड़ा है। क्लियर? वैसे ही इंडिया भी आप देखो साइज में कितनी बड़ी कंट्री है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दो गवर्नमेंट्स के भी टोटल कंट्रोल में प्रॉपरली नहीं चलती। इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, इसको हमने ऐड किया है। इसको हमने ऐड किस तरीके से किया है? with reference to 73rd and 74th amendment act। क्लियर? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुई थी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत 73rd जो है वो पंचायत को डील करती है, और आपका जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो अर्बन एरियाज का, दैट मीन्स म्यूनिसिपल कमिटीज एंड कॉरपोरेशंस को डील करती है। इज इट क्लियर? रिकमेंडेशंस होती हैं, फ्लॉजेस देखे जाते हैं, सरकार जो उस वक्त रूल पे होगी उनको कुछ रिकमेंडेशंस आई, जैसे कमेटीज फॉर्म की जाती है। जैसे आपने देखा ना, कोई क्राइम हो जाता है तो इमीडिएटली कोई कमेटी का गठन किया जाता है कि इस पे पूरी तरीके से इंक्वायरी की जाए। तो ऐसे ही आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम, आई थिंक एसवी सांघवी कमेटी थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, और 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली अर्बन गवर्नमेंट, दैट इज म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली थर्ड टायर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में ऐड किया गया है, क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। वास्ट इन द सेंस नॉट ओनली विद रेफरेंस टू साइज दैट इट इज 7th लार्जेस्ट। अब देखो डाइवर्सिटी हर रेफरेंस में है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, फिजियोग्राफिक वाइज डाइवर्सिटी है, देन रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, फूड, कल्चर, फोकलोर, कितनी डाइवर्सिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इन पूरी डाइवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें, और ग्राउंड रूट लेवल से डेवलपमेंट काम को इंश्योर करने के लिए हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमने अपने फेडरल स्ट्रक्चर में ऐड कर दी है। तो जनरली फेडरलिज्म में सिर्फ दो ही गवर्नमेंट का प्रोविजन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज थर्ड टायर, अपने स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जो भी रेफरेंस पढ़ेंगे आगे वो इस पूरे सेटअप की रेफरेंस में पढ़ेंगे। क्लियर? सेंटर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट आती है, क्योंकि इनका जो वर्किंग एरिया है वो सेम रहता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि यूनिटरी और फेडरल
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स करेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। इससे पहले जो हमने फेडरेशन की डेफिनेशन को समझा है, दैट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू और 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको वो क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी क्या होता है? यूनिलेटरल, यूनिटरी, यूनी, राइट। यूनी मीन्स वन, जहां पे भी यूनी आ रहा है दैट मीन्स सिंगल। सो यूनिटरी मीन्स व्हेन देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। उसके फीचर्स क्या होते हैं सबसे पहले वो देख ले। आई हैव हाईलाइटेड इट। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी उसमें सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। और आपने मैप देखा था ना कि फेडरल स्ट्रक्चर ही मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ है। उसके बाद द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम पिछले टॉपिक में हमने बात की कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होती, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होती है। The central government can pass any orders to the provincial or the local governments. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर, कोई भी चेंज, जो इनका स्ट्रक्चर है, वर्किंग स्ट्रक्चर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें कोई भी चेंज जो है यूनिलेटरली मतलब अकेले, अपने आप, अपनी कंसेंट से जो है कोई भी चेंज वो ला सकते हैं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 3 फीचर्स क्या है? इट हैज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, then subunits are subordinate to the central government and laws can be passed unilaterally. ये आपके 3 फीचर्स है यूनिटरी गवर्नमेंट में। इंडिविजुअली यूनिटरी गवर्नमेंट 3 नंबर में पूछी जा सकती है, लेकिन मेनली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको यूनिटरी के फीचर्स क्लियर हो गए। अब हम मूव करते हैं उसके कॉन्ट्ररी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है? In a federal system, the central government cannot order the state government to do something. Clear? अगर हम हायरार्की में लिखते हैं, सेंटर के नीचे स्टेट गवर्नमेंट लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट आती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पावर शेयरिंग में भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इट इज नॉट अकाउंटेबल टू वन अनदर, रादर दे आर आंसरेबल टू द पीपल। लोगों को उनकी जवाबदेही रहती है। तो the central government cannot order the state government to do something because they are working as independent constituent units. Clear? Second is state government has power of its own for which it is not answerable to the central government. State government के पास अपने अलग powers हैं, वो state में function कर रही है और central government country में function कर रही है। Clear? तो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। थर्ड, बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों गवर्नमेंट जो है अपने अपने मैटर्स पे, अपने अपने पावर्स को लेकर उनकी जवाबदेही सिर्फ पब्लिक की तरफ है, ना कि एक दूसरे की तरफ। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर मोल्डेड फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट व्हाट आर द फीचर्स दैट मेक्स यूनिटरी डिफरेंट फ्रॉम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स जो हैं तीनों की रेफरेंस में क्लियर हो गए हैं। दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन अब हमें क्या जानना है कि जब हम फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, किन बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो लेट अस सी इसके जो फीचर्स रहते हैं। अगेन दिस इज फॉर 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है, और मोस्ट रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है, बहुत हद तक ये क्वेश्चन आता है। आपके इंटरनल असेसमेंट्स में भी आता है और आपके एक्सटर्नल्स में भी ये आता है। तो लेट अस सी क्या फीचर्स है इसके। देयर आर 2 or more लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म है तो 2 टायर्स की तो ये गारंटी करता ही है, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने 3rd टायर का प्रोविजन भी बनाया है, जैसे कि इंडिया। क्लियर? Then next is different tiers of the government govern the same citizen, but
each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation and taxation and administration. अभी क्या, अब आप देखिए, जब मैंने आपको ये कहा था कि दे आर नॉट, दे हैव देयर सेपरेट पावर्स, लेकिन आप ये एक बात, इस बात को सोचिए, क्या कह रहे हैं, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, कि फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर or central government looking after the entire country, and state of Jammu and Kashmir is looking after their own matters. लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स भी तो हैं, या फिर हम पंजाब का एग्जाम्पल ले लें, पंजाब के सिटीजन्स जो हैं वो इवेंचुअली इंडिया के भी तो सिटीजन्स हैं ना, तो बोथ द गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन द सेम सिटीजन्स ओनली, क्योंकि सिटीजन्स तो स्टेट के तो नहीं होते ना, सिटीजन तो कंट्री के ही होंगे, लेकिन वो किसी एक कंट्री के पार्ट में तो रहते हैं ना, तो जब वो किसी कंट्री के एक पार्ट में रह रहे हैं तो वो स्टेट के हो जाते हैं, अदरवाइज वो बिलोंग तो इंडिया को एज अ होल ही करते हैं। तो दोनों ही गवर्नमेंट्स जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक ही सिटीजन को गवर्न करती है, दैट इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और मैटर्स को लेकर गवर्न करती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और मैटर्स को लेकर गवर्न करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन मैटर्स को लेकर गवर्न करती है जो एज अ कंट्री होल मैटर करते हैं, जैसे कंट्री के सिटीजन्स के डिफेंस, कंट्री के सिटीजन्स की आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, क्लियर। तो जो मैटर्स आपकी कंट्री से रिलेटेड है उन सिटीजन्स को गवर्न करती है, उन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो मैटर आपके स्टेट से रिलेट करते हैं उनको गवर्न करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाय डिफॉल्ट दोनों गवर्नमेंट एक ही सिटीजन को गवर्न करती है, तो अपनी अपनी जुरिडिक्शन में काम करते हैं, अपने अपने बाउंड्रीज के अंडर काम करते हैं, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ हुआ है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स विल बी पर्टेनिंग टू द सेम पीपल। जो डेवलपमेंट काम होगा, चाहे स्टेट में होगा चाहे सेंटर में होगा, होगा तो वो पब्लिक को लेकर ही ना, और पब्लिक तो सेम है, लेकिन लेवल्स अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। तो अपनी अपनी जुरिडिक्शन में ये लोग काम करते हैं, अपने अपने मैटर्स पे काम करते हैं, बट काम ये कॉमन सिटीजन्स के लिए ही करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है दैट दे गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज, third is the jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. jurisdiction यहाँ पे हम हम प्रॉपर लैंड फ्रंटियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हरियाणा स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक पंजाब है, ये हिमाचल है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड बाउंड्रीज हियर। जब हम जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम मैटर्स की बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड करके दिया हुआ है। उनका डिवीजन जो है, गवर्नमेंट के अलग अलग टायर्स का जो डिवीजन है सब्जेक्ट्स का, वो स्पेसिफाइड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके दिया हुआ है कि इतने सब्जेक्ट्स जो हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, इतने सब्जेक्ट जो हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, और वो बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कितनी लिस्ट होती है और कितनी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। दैट इज कमिंग एज अ नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। सो ये जो जुरिडिक्शंस डिसाइड की गई है, ये जुरिडिक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ है यू कैन नॉट टेम्पर विद दैट, यू को आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करना है तो प्रॉपर अमेंडमेंट्स करके उनको चेंज करना होगा, और ये पॉइंट अभी हमने पीछे किया भी है ना कि यूनिलेटरली वो चेंज नहीं होगा, उसमें सबकी सहमति का होना जरूरी है। 2/3 मेजॉरिटी करके आपको उसको चेंज करना पड़ेगा अगर कुछ भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हो। तो ये जो जुरिडिक्शंस डिसाइड की गई है, इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह से इसकी गारंटी रहती है कि आप इसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम गवर्नमेंट है ना, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो उनको लगता है कि इस पे हमें ज्यादा टैक्सेस मिल सकते हैं तो वो सेंटर की लिस्ट में शिफ्ट कर दे, क्लियर, और जो सब्जेक्ट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दे। इस
इसलिए कि ऐसी कोई छेड़ाखानी ना हो, इसका प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया हुआ है। इज इट क्लियर? आपके 2-3 हमने किए अभी तक। 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट अपनी अपनी जुरिडिक्शन में काम करते हैं, लेकिन अपनी अपनी जुरिडिक्शन में काम करते हैं, सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, बट डिफरेंट मैटर्स पे। और जो इनकी जुरिडिक्शंस डिवाइडेड है, जो इनकी सब्जेक्ट्स का डिवीजन है, दैट हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसका जो 4th फीचर है, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड। दैट मीन्स, जो मैं आपको अभी इस पॉइंट की रेफरेंस में भी बात बताई है, देखिए, एनीथिंग दैट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते कि ये प्रोविजन मुझे सूट नहीं कर रहा, हमारी गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा, तो हम इस प्रोविजन को चेंज कर दें। बहुत ही एलैबोरेट प्रोसेस होता है अमेंडमेंट्स को लेकर आना, और बहुत भारी मत, दैट मीन्स मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी आपको हासिल करनी पड़ेगी हाउस में, अगर आप कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हो। और उसके बाद भी यूनिलेटरली तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों लेवल्स का, दैट इज सेंटर एंड द स्टेट, दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट का उसमें कंसेंट होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा करना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि अपने फेवर में किसी लॉ को चेंज करना चाह रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको नकार सकते हैं, उसकी मेजॉरिटी ही नहीं बनने देंगे, और वो रूल जो है वो नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? तो कितना हमने समझा है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स इन ओन जुरिडिक्शन बट ऑन द सेम सिटीजन्स। जो भी जुरिडिक्शंस है या डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है इनके बीच में, इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नो डिसीजन कैन बी टेकन यूनिलेटरली। दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, यस, द कोर्ट्स हैव, नेक्स्ट फीचर है इसी का, कंटिन्यूएशन है टॉपिक की। Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government. The highest court acts as an umpire if dispute arises between the different levels of the government in the exercise of their respective powers. Court has the power to interpret the constitution. आप देखिए, कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, 3rd ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, और वो कहीं ना कहीं उन्हें कस्टोडियन माना जाता है कि हमारे राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। कस्टोडियन क्या होता है? जैसे आपको कस्टडी देता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, जुडिशरी को माना जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है किसी भी पावर शेयरिंग की रेफरेंस में, तो आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट को मूव कर सकती हैं, कोर्ट से पूछ सकती हैं कि एक्चुअल क्या प्रोविजन है वो हमें बताया जाए। तो कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, मतलब लोगों को समझाती है कि ये पावर का प्रोविजन है, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपका जो कोर्ट है वो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अगर कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में विद रेफरेंस टू पावर शेयरिंग, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने की अथॉरिटी रखता है आपका कोर्ट, मे बी द सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कोर्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब देखिए, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। चाहे अब सरकार का कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होता ना, मतलब सरकार के पास कहीं से फिक्स्ड सैलरी तो नहीं आती। सरकार क्या करती है, पहले बजट बनाती है, फिर उसके हिसाब से अपना मतलब रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आपने गवर्नमेंट की वर्किंग देखी है, पहले बजट बनता है और फिर उस बजट को प्रैक्टिकली उसको मतलब उसको शेप देने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू जनरेट किए जाते हैं, तो टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए जाते हैं। अब अगर ये सारा का सारा पावर एक ही गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाए कि टैक्सेस जो है वो या फाइनेंसेस जो है वो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट डील करेगी, तो आपकी सेकेंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो कंप्लीटली लाइक एम्प्टी हैंडेड कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, नो डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। तो फाइनेंशियल मैटर्स में ऑटोनॉमी देना, ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें भी
टैक्सेस का डिवीजन रहता है। आप देखिएगा कुछ टैक्सेस होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करके उनको यूज करती है। कुछ टैक्सेस होती है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही उनको कलेक्ट करके यूज करती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, लेवी मीन्स लगाना, लेकिन उनकी कलेक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करती है। तो ये भी डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस भी बहुत क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। अगेन सिर्फ इसलिए किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ताकि इसको कोई अपने हिसाब से चेंज ना कर सके और इस पे कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में अराइज ना हो सके। सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव है आपके फेडरल सिस्टम का। एक ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये मेजर ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये सारा तामझाम किस लिए रचा रहे हैं, गवर्नमेंट्स किस लिए बन रही है, डेवलपमेंट किस लिए हो रही है, ताकि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूनिफाइड नजर आए। क्लियर, एवरीबडी शुड फील पार्ट ऑफ द सिस्टम और हम यूनाइटेड रहें हमेशा ही। और जो ड्यूअल सेकंड आपका गवर्नमेंट का टास्क रह जाता है या ऑब्जेक्टिव रह जाता है, दैट इज टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी। जिस तरीके से बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, और इंडिया भी आप देखिए अपनी डाइवर्सिटी को कितने अच्छे से अकोमोडेट करता है। हमारे यहाँ पर कितने रिलीजन है तो हमने सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट कर रखा है, राइट। हमारे यहाँ पे कितनी लैंग्वेज है तो हमने किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं घोषित किया, रादर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो कितनी ही डाइवर्सिटी है, इंडिया भी बहुत अच्छे से अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है। तो ड्यूअल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate the regional diversity के लोकल लेवल पे। क्योंकि ये डाइवर्सिटी जो है ना, ये हमारी धरोहर है, वी आर प्राउड ऑफ दिस कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। तो हमें इस डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट करना है, तभी हम डाइवर्सिटी को के बारे में प्राउड फील करेंगे। अगर अदरवाइज अगर हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, अकोमोडेट नहीं देंगे, तो यही डाइवर्सिटी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन जाती है। एक तरफ बेल्जियम, एक तरफ श्रीलंका। इज इट क्लियर? अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि पावर शेयरिंग पहला चैप्टर क्यों लिया गया था। पहले फेडरलिज्म समझा देते तो पावर शेयरिंग अपने आप समझ में आ जाता, लेकिन किसी रीजन से आपकी जो चैप्टर्स की सीक्वेंस बनाई जाती है वो किसी रीजन से बनाई जाती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपके फेडरलिज्म को डिफाइन करते हैं। नंबर 1, 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओन जुरिडिक्शन, सेम सिटीजन गवर्निंग सेम सिटीजन बट विद इन इट्स ओन लिमिट्स। एंड जो भी जुरिडिक्शंस है, जो भी डिविजन्स है, इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो डिसीजन कैन बी टेकन यूनिलेटरली। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है आपकी जुडिशरी। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो जुडिशरी उसको सेटल करती है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंसेस में भी इनको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। फाइनेंसेस में इंडिपेंडेंट बनाना तो और भी इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखो हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पे सरकार बना दे, और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना दे। तो अगर इमेजिन करो बीजेपी की सरकार आपकी सेंटर में है और स्टेट में आपकी कांग्रेस की सरकार आ गई, तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट करेगी फाइनेंशियल इश्यूज में? और ऐसा होता भी है, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है अपने फाइनेंसेस में, इसलिए इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। इज इट क्लियर? एंड देन ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ड्यूअल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग यूनिटी टू द कंट्री, एंड सेकंड इज अकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी। जो आपके लोकल लेवल की डाइवर्सिटीज है उनको अकोमोडेट करना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है दैट हाउ फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। फेडरेशन किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो फेडरेशंस जो हैं वो उसके बनाने की दो ऑप्शंस है, क्योंकि आप देखिए अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज की सिचुएशन अलग अलग है,
उनकी हिस्ट्रीज अलग है, किस तरीके से कोई कंट्री फॉर्म हुई है, किस तरीके से कोई कंट्री फॉर्म हुई है, और उनके साथ साथ आपकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनके साथ साथ आपके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि क्या फिजियोग्राफी है, कितनी वास्ट आपकी कंट्री है, छोटी है, बड़ी है। तो उसके बेसिस पे हमें दो रूट्स मिलते हैं आपकी फेडरेशन बनाने का, वन इज कमिंग टुगेदर एंड वन इज होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मीन्स different people are coming together under one head, clear? Or holding together means that one part is divided further into, example से कर लेते हैं इसको, coming together, this route involves independent states coming together, clear? अभी आपने देखा होगा कि यूएस जैसी कंट्रीज में ना इनको, जैसे हम यहाँ पे स्टेट्स बोलते हैं, हमारे यहाँ स्टेट बोला जाता है ना, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पे इनको प्रोविंसेस भी बोला जाता है, क्लियर? तो अभी आप देखेंगे वहां पे हर प्रोविंस या हर स्टेट जिन्हें हम कह रहे हैं, हर अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस है। तो बहुत सारी प्रोविंसेस, जब these are different provinces, when they are all grouping themselves together under as one country, आप नाम से ही पता चल रहा है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स, दे वर डिफरेंट स्टेट्स और अपने आप में इंडिपेंडेंट है ये सारी स्टेट्स, इंटरनली अपने आप को ये अलग रखती हैं, लेकिन एक्सटर्नली ये वर्ल्ड के आगे स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए अपने आप को यूनाइट कर देते हैं। अंदरूनी तौर पे ये अपने आप को सेपरेट रखते हैं, अपने अपने मैटर्स को खुद डील करते हैं, लेकिन एक्सटर्नली इन्हें हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज when different provinces, अलग अलग states जो हैं, they are coming together under as one big unit, तो इसे कहते हैं कमिंग टुगेदर। इज इट क्लियर? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, आपको ये एग्जाम्पल पूछा भी जाता है, 1 मार्क में पूछा जाता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रीज विच कम अंडर कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्लियर? नेक्स्ट है आपका होल्डिंग टुगेदर। अब आप इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, इट इज अ बिग कंट्री, क्लियर? और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने इसे डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया है। इज इट क्लियर? हमने इसे अलग अलग स्टेट्स में जो है बांट दिया। इट इज लुकिंग लाइक अ टॉर्टोइस। ओके, सो होल्डिंग टुगेदर हो गया, दैट दिस बिगर यूनिट इज होल्डिंग ऑल दीज स्टेट्स टुगेदर। एक बड़े यूनिट ने छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेशंस को इकट्ठे जोड़ के पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े मतलब अलग अलग प्रोविंसेस इकट्ठे होकर एक बड़ा बन गए हैं, और हमारा इंडिया जो ऑलरेडी बड़ा है, मतलब होल्डिंग टुगेदर में जो एक बड़ी कंट्री है, उन्होंने अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में, स्टेट्स में डिवाइड किया है, और इस एक बड़े ने इस सब को अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। और देखिए एक फीचर दोनों में आपको कॉमन मिलेगा, ये भी इंटरनली इंडिपेंडेंट है, ये भी इंटरनली इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? लेकिन दे हैव कम टुगेदर टू बिकम वन बिग, एंड दिस इज वन बिग दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल्स, सो दैट अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम कंट्री को प्रोवाइड कर सके। इज इट क्लियर? लेट अस जस्ट रीड इट आउट क्विकली। The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling the sovereignty and retaining identity, they can increase their security. Obviously, सबसे बड़ा जो concern रहता है governments के लिए, वो क्या रहता है? To provide the security to the country. तो छोटी छोटी provinces है, आप देखिए छोटी छोटी states है, कभी कभी वो कितने easily annex हो जाती है। हमने क्या देखा था, नेशनलिज्म इन यूरोप से पहले जब रीजन्स का कॉन्सेप्ट था, कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बाउंड्रीज होती ही नहीं थी, तो क्या होता था, जो भी छोटा रीजन होता था उसके ऊपर दूसरा रीजन कॉन्कर करता था, उसको एनेक्स कर लेता था, अपनी टेरिटरी में मिला देता था। तो होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में छोटी छोटी प्रोविंसेस जो हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत छोटी हो सकता है एक मॉडरेट साइज भी हो, तो ये लोग इकट्ठे आते हैं ताकि अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे रख सके पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। इज इट क्लियर? दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड यूएसए है, स्विट्जरलैंड है,
ऑस्ट्रेलिया है। ये आप एग्जाम्पल यहाँ से दे सकते हैं। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, तो इनके पावर्स जो हैं इक्वल रहते हैं और इंटरनली ये अपने मैटर्स को सेपरेट रखते हैं एक्सटर्नल मैटर्स से। देन वाइस वेज उसके ऑपोजिट फेडरल गवर्नमेंट होल्डिंग टुगेदर, the second route is where large country decides to divide its power between constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are the examples of this kind of holding together federation. In this second category, the central government tends to be more powerful as compared to the state government. Is it clear? ये obvious सी बात है कि बच्चा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट इज द सुप्रीम गवर्नमेंट, इट इज द एपेक्स गवर्नमेंट, आपकी कंट्री की सबसे ऊपर की गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के रेफरेंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, तो वो पावरफुल तो होगी ना एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है अपने वर्किंग में। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। 3 टॉपिक्स रादर वी डिड हियर। यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं, उसके बाद हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स पढ़े हैं और उसके बाद फेडरेशंस बनती कैसे है, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट हमने समझा है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Till then, take care.